फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम बात करेंगे सिग्नल्स ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के थ्रू कैसे आपके बॉडी में ये काम करता है। और इसमें बेसिकली हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो ट्रांसड्यूशन मैकेनिज्म है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, जो कि आपको जो एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स जो रिसीव होते हैं वो हर स्टेप पे एम्पलीफाई करता है और इंटीग्रेट करता है, ताकि सिग्नल्स प्रॉपर बॉडी में पहुंच सके और प्रॉपर बॉडी में फंक्शनिंग हो सके। ये जो ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म होता है, इनको 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट है आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, सेकंड है आपका रिसेप्टर विथ इंट्रिंसिक आयन चैनल, थर्ड है आपका एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स और फोर्थ है आपका रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, जिसको कि हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में देखेंगे। प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपको लार्ज फैमिली ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं, और ये अपने इफेक्टर यानी कि इफेक्टर से कनेक्टेड होते हैं आपको, या फिर मोर जीटीपी एक्टिवेटेड प्रोटीन से कनेक्टेड होते हैं, ताकि वो जो भी रिस्पॉन्स हो उसको प्रोड्यूस कर सके, इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज। और ये जो इफेक्टर है जिससे ये कनेक्टेड होते हैं वो एंजाइम हो सकता है, चैनल हो सकते हैं, या फिर कैरियर प्रोटीन्स हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी रिसेप्टर्स हैं, मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में लगभग सारे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो उनकी बनावट है, वो आपकी लगभग एक कॉमन पैटर्न पे होती है। ये जो जी प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है उसमें आपको 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन स्पैनिंग हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि 3 एक्स्ट्रा सेलुलर और 3 इंट्रा सेलुलर इसमें लूप्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ फिगर में देखते हैं ये चीज, तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आपका स्पैनिंग जो है हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड सेगमेंट है, जिसमें यहाँ पे आपका एमिनो ग्रुप अटैच है और एंडिंग में आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। इसमें की 3 लूप्स जो होती है वो अंदर की तरह होती है। इंट्रा सेलुलर, जैसे ये आपकी मेम्ब्रेन हो गई, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये इंट्रा सेलुलर है, साइटोसोल यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 लूप्स है, 1 2 3 लूप्स अंदर की तरफ है यानी इंट्रा सेलुलर है, और 3 लूप्स यानी कि 1 2 3 जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। ठीक है, एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट जो है वो आपकी यहीं पे लोकेटेड होती है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फेसेस होते हैं उसके तरफ, मतलब इस साइड में आपका लोकेटेड है। ठीक, एक और रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं जो कि आपको साइटोसोलिक सेगमेंट्स यानी कि जो इंट्रा सेलुलर लूप होती है वहां पे प्रेजेंट होती है, जो कि आपको जी प्रोटीन से बाइंड करती है। यहाँ पे देखिए ये जो रेड से मैंने डिनोटेड कर रखा है, ये आपकी जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स है। ये जो है वो आपका एगोनिस्ट साइट है, जहाँ पे एगोनिस्ट आके बाइंड करता है, और ये आपका जो है जी प्रोटीन का जो कॉमन एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। वो आपका मेम्ब्रेन के अंदर जो एक्सपोज डोमेन होती है, जो कि ये जो होती है एक्सपोज डोमेन होती है, जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट होती है, वहां पे फ्लोट करता रहता है। और ये जो होता है ट्राइमरिक होता है, मतलब कि जी प्रोटीन जो होते हैं वो आपके हेट्रो ट्राइमरिक होते हैं कॉम्पोजिशन में, जैसे कि अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट्स इसमें प्रेजेंट होती है। अल्फा सब यूनिट जो है वो आपको मोर देन 20 डिफरेंट टाइप्स की होती है, और इनको और ये जो है 4 फैमिलीज को बिलोंग करती है, अल्फा एस, अल्फा आई, अल्फा क्यू और अल्फा 12/13। ये जो अल्फा सब यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये आपको गुआनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि जीडीपी से बाइंड करती है, और गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से बाइंड करती है उनके इनएक्टिव और एक्टिव स्टेट में। मतलब अल्फा सब यूनिट जो है वो जीटीपी और जीटीपी से बाइंड करती है उनके एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट में। और उसके अलावा ये जीटीपेज एक्टिविटी भी होती है इनमें, जो कि आपको एक्टिविटी जो भी प्रोसेस है उसको स्टॉप करने में या टर्मिनेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो जब कोई एगोनिस्ट यहाँ पे बाइंड करता है इस रिसेप्टर से, तो जीडीपी जो है वो जो कि अल्फा सब यूनिट पे आपकी प्रेजेंट होती है, वो आपको जीटीपी से रिप्लेस हो जाती है। फिर एक्टिव अल्फा सब यूनिट जीटीपी डिसोसिएट होते हैं आपके बीटा गामा सब यूनिट से, और एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि एड्रेनल साइक्लेज। ठीक है, फिर ये अल्फा सब यूनिट जीटीपी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इनएक्टिवेट होता है जब आपको जीटीपी वापस हाइड्रोलाइज्ड होता है जीटीपी में जीटीपेज एंजाइम्स की हेल्प पे। तो इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक इनएक्टिव रिसेप्टर है, जहाँ पे कि अल्फा बीटा गामा है, और यहाँ पे आपका जो है
वो जीटीपी अल्फा यूनिट से अटैच्ड है। जैसे ही एगोनिस्ट यहाँ पे बाइंड करता है वो आपका इस अल्फा पे जो जीडीपी है उसको रिप्लेस कर देता है जीटीपी से, ठीक। और जैसे ही ये जीटीपी को रिप्लेस करता है तो ये डिसोसिएट हो जाता है आपका बीटा और गामा सब यूनिट से, ठीक है। बीटा गामा सब यूनिट से आपको सेपरेट होके ये इधर आ जाता है और यहाँ पे जो भी इंजाइम है जैसे कि एडेनिन साइक्लेज हो गया, इसको इसने एक्टिवेट किया और रिक्वायर्ड इंट्रासेलुलर इफेक्ट यहाँ पे शो होता है। उसके बाद इस जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस होने के साथ फिर ये वापस जीटीपी जो है वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसका रिकॉम्बिनेशन हो जाता है बीटा और गामा सब यूनिट से ट्रांस मेम्ब्रेन पे और फाइनली ये फिर वापस इनएक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। बीटा गामा कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो बहुत ये आपको बहुत सारे डिफरेंट आइसोफॉर्म्स होते हैं बीटा और गामा सब यूनिट्स के, जो एक साथ कंबाइंड रहते हैं डाइमर्स के फॉर्म में, मतलब बीटा और गामा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये अल्फा सब यूनिट की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं जब उस पर किसी तरह का कोई एगोनिस्ट नहीं प्रेजेंट होता है। जब रिसेप्टर्स जो होते हैं वहाँ पे एगोनिस्ट आ जाता है तो बीटा गामा कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अल्फा सब यूनिट से, और फिर अपने आपको वो एक्टिवेट करते हैं अंदर के सेलुलर एंजाइम्स को, जैसे फॉस्फोलाइपेज सी को, और फर्दर इंट्रासेलुलर इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अल्फा सब यूनिट जीडीपी और बीटा गामा सब यूनिट उसके बाद फिर रिकम्बाइन करते हैं ताकि आपको रिसेप्टर जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का इनएक्टिव फॉर्म फिर से अचीव हो सके, जो कि हमने आपको प्रीवियस अभी फिगर में समझाया है। अब है कि ये जो जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली 3 पैथवेज फॉलो करते हैं ताकि वो अपना फंक्शन कर सके। पहला है एडेनिन साइक्लेज सीएमपी पैथवे, सेकंड है फॉस्फोलाइपेज सी आईपी3 डीएजी पैथवे, थर्ड है चैनल रेगुलेशन। तो सबसे पहले एडेनिन साइक्लेज सीएमपी पैथवे देखते हैं। तो इसमें इस पैथवे में आपको बेसिकली एडेनिन साइक्लेज यानी एसी का एक्टिवेशन होता है, जिसकी वजह से सीएमपी जो कि सेकेंडरी मैसेंजर होता है उसका एक्युमुलेशन होता है। ये सीएमपी फिर आपका सीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज के थ्रू फंक्शन करता है, ठीक। ये प्रोटीन काइनेज जो है वो फॉस्फोराइलेट होता है और जितने भी फंक्शंस होते हैं, मतलब एंजाइम्स या आयन चैनल्स या ट्रांसपोर्टर या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के, उनमें चेंजेस प्रोड्यूस करता है। और जो एडेनिन साइक्लेज सीएमपी पैथवे है वहाँ पे बेसिकली आपको जो मेन फंक्शंस होते हैं वो है जो हार्ट और की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, मतलब हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करती है वो इंक्रीज करते हैं ये, या फिर इम्पल्स का जनरेशन करते हैं, स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन करते हैं, लाइपोलाइसिस होती है यानी कि लिपिड का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोजेनोलाइसिस होती है यानी ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक होती है, यहाँ पे सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, साथ ही जो जंक्शन ट्रांसमिशन हो रहा होता है जंक्शन टू जंक्शन उसमें चेंजेस करते हैं, साथ ही हार्मोन सिंथेसिस में ये पैथवे जो है वो हेल्पफुल होता है। उसके साथ ही जो आपको ओपन स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स होते हैं वहाँ पे उनको वो स्टिमुलेट करता है, यानी कि साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल्स को एक्टिवेट करता है जो कि आपके हार्ट, ब्रेन और किडनी में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अगर सपोज करिए इस एडेनिन साइक्लेज का इनहिबिशन होता है तो इसके जस्ट ऑपोजिट आपका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम एक एगनिस्ट और एंटागनिस्ट के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो जैसे ही एड्रेनलिन जो कि एगोनिस्ट होता है आपको बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होता है सेल सरफेस पे, वैसे ही वो रिसेप्टर में चेंजेस करता है। इस इंटरेक्शन की वजह से जो जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट होती है वो आपको जी प्रोटीन को स्टिमुलेट कर देती है, ठीक। जो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन्स होते हैं उसके बाद वो जीटीपी से बाइंड करते हैं और उसको फिर एक्टिव सब यूनिट के फॉर्म में एक्टिवेट करके वो उस बीटा और गामा से सेपरेट हो जाते हैं और उसके साथ ही वो एडेनिन साइक्लेज को फिर एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि आपको साइटोसोलिक साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। जो एटीपी हाइड्रोलाइज होता है वो आपको सीएमपी में हाइड्रोलाइज हो जाता है, जो कि फॉस्फोराइलेट करता है और एक्टिवेट करता है आपको सीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को। ये जो प्रोटीन काइनेज है फिर फॉस्फोराइलेट करता है अदर फंक्शनल प्रोटीन्स को, जिसमें कि आपके ट्रोपोनिन और फॉस्फोलैम्बिन भी आते हैं। ये दोनों आप फॉस्फोराइलेट होके फिर आपको कैल्शियम से इंटरैक्ट करते हैं और इसकी वजह से आपको फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाती है। और कैल्शियम जो है वो आपको या तो बाहर से कैल्शियम चैनल पंप के थ्रू मिलते हैं या तो फिर इंटरनली जो स्टोर होते हैं वहाँ से आपको अवेलेबल होते हैं
ताकि वो जो है ट्रोपिन और फॉस्फोलैम्बिन उससे इंटरेक्ट कर सकें। और ये जो एक्शन है एसिटिलकोलिन का मस्करिन M2 रिसेप्टर्स पे, वो आपका जो कि लोकेटेड होता है मायोकार्डियल मेम्ब्रेन पे, वो सिमिलरली आपको एक्टिवेट होता है जब एसिटिलकोलिन एंटागोनिस्ट से बाइंड करता है, और उसके बाद वो क्या करता है कि इनएक्टिवेट कर देता है जी प्रोटीन को, और जो भी ये प्रोसेस पूरा चल रहा होता है एडेनिल साइक्लेज के एक्टिवेशन से उसको पूरा इनहिबिट कर देता है, मतलब जस्ट ऑपोजिट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। इसको फिगर से भी देखते हैं। एड्रेनलिन ने बाइंड करा आपको बीटा रिसेप्टर से, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से, तो इसने कन्फर्मेशनल चेंजेस प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से जीएस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और ये जीडीपी से जीटीपी से कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही ये कनेक्ट होता है किसको स्टिमुलेट करता है, एडेनिल साइक्लेज को। यहाँ पे एडेनिल साइक्लेज फिर एटीपी से सीएमपी जो है उसको फॉस्फोराइलेट करता है, सीएमपी जो है वो फॉस्फोकाइनेज को एक्टिवेट करता है, ये फॉस्फोकाइनेज जो है अदर फंक्शनल प्रोटीन्स को फिर स्टिमुलेट करते हैं। इसके साथ ही ये जो है फॉस्फोकाइनेज वो आपको ट्रोपोनिन और फॉस्फोलैम्बिन को भी फॉस्फोराइलेट करता है, और ये फिर ट्रोपोनिन और फॉस्फोलैम्बिन जो है वो कैल्शियम, जो कि आपको या तो कैल्शियम चैनल से मिलता है या तो फिर इंट्रासेलुलर डिपॉजिट की वजह से मिलता है, इसके साथ इंटरेक्ट करके आपको एक्साइटेशन और कंट्रैक्शन कम्पलिंग करता है, और उसके साथ ही कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करता है। फॉस्फोलैम्बिन क्या करता है कि वो फास्टर सिक्वेस्ट्रेशन करता है कैल्शियम का सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसकी वजह से फास्टर रिलैक्सेशन होता है। तो ये तो आपका हो गया एड्रेनलिन जो कि एगोनिस्ट था। अब यहाँ पे क्या करता है एसिटिलकोलिन जो कि आपका एंटागोनिस्ट होता है, जब वो M2 रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो आपको इनहिबिटरी मतलब कि जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, जो कि आपको जीटीपी को वापस जीडीपी में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से जो एडेनिल साइक्लेज है वो आपका इनहिबिट हो जाता है, मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म में, तो ये आपका इनहिबिट होता है, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाता है, मतलब कि ये फंक्शनिंग नहीं हो पाती है। अब है सेकंड फॉस्फोलाइपेज सी IP3 DAG पाथवे। तो इस प्रोसेस को समझते हैं। तो इसमें एगोनिस्ट जैसे कि हिस्टामिन हो गया, जब आपका H1 रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो जी प्रोटीन GQ को एक्टिवेट कर देता है। ये GQ यानी कि जी प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट कर देता है मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फोलाइपेज सी यानी कि PLC को, और ये PLC फिर आपको हाइड्रोलाइज होता है फॉस्फेटिड इनोसिटॉल 4,5 बाइफॉस्फेट को, जो कि PIP2 के शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फोलिपिड होता है। जब इसको हाइड्रोलाइज करता है तो आपके दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। पहला है इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट यानी IP3, और दूसरा है डाई एसिटिल ग्लिसरॉल जिसको DAG बोलते हैं। तो ये जो IP3 है और DAG जो है वो फिर सेकंड मैसेंजर की तरह काम करते हैं, और ये IP3 क्या करता है तो आपका कैल्शियम को का मूवमेंट करता है इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल पूल में, और ये DAG जो है वो आपको कैल्शियम के साथ कंबाइन करके एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज को, जो कि फॉस्फोराइलेट करता है और अल्टर करता है आपको बहुत सारे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की एक्टिविटी को। यहाँ पे जो साइटोसोल में कैल्शियम जो कि थर्ड मैसेंजर की तरह काम करता है वो बहुत ही वर्सेटाइल रेगुलेटर होता है। ये कैल्शियम जो है वो कैल्मोडिलिन के साथ कंबाइन करके आपको मायोसिन लाइट चेन काइनेज यानी MLCK को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उसके साथ ही दूसरा इंपॉर्टेंट रेगुलेटर कैल्शियम कैल्मोडिन प्रोटीन काइनेज को भी एक्टिवेट करता है। ठीक, कुछ अदर इफेक्टर्स जो होते हैं वो भी आपको इस कैल्शियम चैनल के थ्रू कैम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट फॉर्म में रेगुलेट होते हैं। फिगर से देखते हैं। हिस्टामिन यहाँ पे आपका एगोनिस्ट है। जब ये आपका हिस्टामिन रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये क्या करता है कि कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से GQ जो है यानी जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है, और ये GTP को GTP में कन्वर्ट करता है। फिर ये स्टिमुलेट करता है आपको PLC को। PLC क्या करता है कि PIP2 को हाइड्रोलिसिस करता है, जिसकी वजह से दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, DAG और IP3। ये DAG जो है वो आपको फॉस्फोकाइनेज को एक्टिवेट करता है, जो फर्दर फॉस्फोराइलेट करता है अदर प्रोटीन्स को फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे IP3 जो है यानी कि ये क्या करता है कि आपको जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम्स होते हैं उनको फर्दर मोबिलाइज करता है, और ये कैल्शियम जो होते हैं फिर थर्ड मैसेंजर की तरह काम करते हैं, और ये
कैम डिपेंडेंट होके, मतलब कैम के साथ कंबाइन करके CCPK और MLCK को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। और उसके साथ ही ये या तो कैम पे डिपेंडेंट होके या बिना कैम पे डिपेंडेंट होके कंबाइन किए अदर इफेक्टर्स को भी रेगुलेट करते हैं। तो इस तरह से आपका ये काम करता है। अब इसमें बेसिकली इस पैथवे में आपका क्या क्या होता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन को या तो मेडिएट किया जाता है या तो फिर चेंजेस किए जाते हैं। यहाँ पे जो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनका सिक्रेशन होता है और साथ ही रिलीज होता है। न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इंट्रासेलुलर मूवमेंट्स होते हैं कैल्शियम आयंस के, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इकोसेनॉइड की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और सेल प्रोलिफरेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, इनके इस पैथवे के थ्रू होता है। और ये रिस्पॉन्सेज जब एंटागोनिस्ट बाइंड होता है तो वो इस आपको PLC को इनहिबिट कर देता है, जिससे कि पूरा प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाती है। थर्ड थी पैथवे, वो थी चैनल रेगुलेशन। तो जो एक्टिवेटेड G प्रोटीन्स होते हैं वो ओपन या क्लोज कर सकते हैं आपको आयनिक चैनल्स को, और खास करके उन चैनल्स को जो कैल्शियम चैनल हो, पोटेशियम चैनल हो या फिर सोडियम चैनल हो, बिना किसी सेकेंडरी मैसेंजर की हेल्प से, यानी कि CMP या फिर IP3 के बिना हेल्प से। और इसकी वजह से आपको या तो ये हाइपर पोलराइजेशन कर सकते हैं या फिर डीपोलराइजेशन कर सकते हैं या फिर कैल्शियम के कंसंट्रेशन में चेंजेस कर सकते हैं। GS जो है वो ओपन करता है कैल्शियम चैनल को मायोकार्डियल और स्केलेटन मसल्स में। GO जो है वो G प्रोटीन है ये सारे, तो ये ओपन करते हैं पोटेशियम चैनल्स को हार्ट और स्मूथ मसल्स में। उसके साथ ही ये क्लोज करते हैं न्यूरोनल कैल्शियम चैनल्स को। और आपका चैनल रेगुलेशन के थ्रू जो रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस होते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस होते हैं, वो है बेसिकली आइनोट्रॉपी, क्रोनोट्रॉपी, ट्रांसमीटर रिलीज, न्यूरोनल एक्टिविटी, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। तो अभी हमने G प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। तो ये बहुत सारे G प्रोटीन्स जो होते हैं वो अपने अल्फा सब यूनिट्स की वजह से डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट G प्रोटीन्स उनके इफेक्टर के साथ है आपका GS, जो कि एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है और कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करता है। GI जो है वो एडेनिल साइक्लेज को इनहिबिट करता है और पोटेशियम चैनल को स्टिमुलेट करता है। GO प्रोटीन जो है वो कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करता है। GQ जो है वो फॉस्फोलाइपेज C को स्टिमुलेट करता है और G13 जो है वो सोडियम और हाइड्रोजन एक्सचेंज को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, बहुत सारे लिमिटेड नंबर ऑफ G प्रोटीन्स हैं जो कि आपको रिसेप्टर्स के बीच में शेयर होते हैं, लेकिन एक रिसेप्टर एक से ज़्यादा आपको G प्रोटीन्स को यूज़ कर सकता है। जैसे कि मस्करिन रिसेप्टर्स जो है वो GI, GO और GQ G प्रोटीन्स को के साथ कपलिंग करते हैं। डोपामिन GI, GO के साथ, बीटा एड्रेनर्जिक जो है वो GS और GI के साथ, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक GQ के साथ, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक GI, GS, GO के साथ, गाबा बीटा जो है GI और GO G प्रोटीन के साथ कपलिंग करते हैं और 5-HT जो है वो GI, GQ, GS, GK के साथ कपलिंग करते हैं। तो ये था अबाउट आपका G कपल प्रोटीन रिसेप्टर्स के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।